नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज हम आपको लेकर के आए हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता बीएसटीसी प्रथम वर्ष के मेधावी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डोज है। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप लोग यदि यूनिट सेकंड से लेकर के सेवेंथ तक कि और क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट है जिनको आप देखना चाहते हैं, उनको आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और उन वीडियोस की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत। तो आप लोग इनको पढ़ें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से निकटता रखते हैं, मैंने उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते जाएं। ठीक है गाइस, तो देखिएगा, ये 5वां पेपर है और यह आने वाली 16 तारीख को लगेगा, 16 जनवरी 2021 को लगेगा। तो इसका जो पूर्णांक होगा दोस्तों 60 नंबर का होगा और आपको इसमें सफलता के लिए 24 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप पास माने जाओगे। इस पेपर के अंतर्गत 24 नंबर कंपलसरी है पासिंग मार्क्स के लिए। इससे कम हो गए या तो आपकी बैक लगेगी या फिर आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको इस पेपर को पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिएगा, हम इस पेपर के बारे में बताते हैं। मैंने आपको छोटे से लेकर सारे बड़े क्वेश्चंस तक इस यूनिट के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा की अभिव्यक्ति कैसी है। तो दोस्तों, जो भाषा की अभिव्यक्ति है वो हमारा रूप कैसा है भाषा की अभिव्यक्ति का। तो दोस्तों, मूर्त रूप है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मूर्त रूप है भाषा की अभिव्यक्ति का। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अशाब्दिक भाषा से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, अशाब्दिक भाषा से तात्पर्य होगा कि वो मौखिक भाषा का रूप कहलाएगी। अशाब्दिक भाषा मौखिक रूप में होती है। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा का मूल आधार क्या है। तो दोस्तों, भाषा का मूल आधार हमारा ध्वनि वाक यंत्र होंगे, वाक यंत्र होंगे। भाषा को हम वाक इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी वाक यंत्र इसका ऑप्शन होगा राइट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नंबर 4, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का जो विकास है हमारा अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चनों को गौर से पढ़िएगा, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो दोस्तों, जो भारत की राष्ट्रभाषा है, आप लोग सब इससे जानते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो वो होगी हिंदी। इसको हम औपचारिक भाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको 8वीं सूची के अंतर्गत रखा गया था और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है राष्ट्रभाषा का 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में प्रयोग आने वाली लिपि का नाम क्या है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली जो लिपि है उसका नाम है दोस्तों देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है। ठीक है गाइस, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो दोस्तों, इसकी विशेषता ये होगी कि यह जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। जिसका रूप जैसा होता है वैसा का वैसा ही इसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8वां है, गौर से पढ़ेंगे बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विभाषा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विभाषा है, तो देखेंगे आप लोग। ऑप्शन 8वें में जो होगा वो होगा हमारा से अवधी भाषा है। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, विभाषा के अंतर्गत अवधी भाषा होगा। उसके बाद में नवा क्वेश्चन है, आप लोग सबको पढ़ते जाएंगे। जो वर्णों से व्यक्त होती है उसे हम भाषा कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी। नवे का राइट आंसर होगा दोस्तों महर्षि पतंजलि की। जो वर्णों से व्यक्त होती है उसे हम भाषा कहते हैं, यह परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर होगा आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, सीधा है, बहुत ही इजी है। विचारों की
अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वो हमारी भाषा कहलाती है। और इसकी यदि परिभाषा हम सही तरीके से देखें तो भाषा वह माध्यम है जो भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होता है, या विचारों को आदान प्रदान करने की संप्रेषण प्रक्रिया भाषा कहलाती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। उसके बाद में देखिएगा 11वां, कौन सा वाक्य मानक है? तो वाक्य आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं। वह वहाँ आया है, तो ये भी मानक वाक्य नहीं है। दूसरा है आप क्या कर रहे हैं, तो ये भी मानक नहीं है। सीता पुस्तक पढ़ता है, ये भी मानक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये हमारा मानक वाक्य होगा। स्टैंडर्ड सेंटेंस है हमारा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। ठीक है गाइस। उसके बाद 12वां देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो अपभ्रंश है कौन सी भाषा से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शौर सैनी भाषा के उद्भव का अपभ्रंश है हिंदी भाषा। और ये 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। आप बिल्कुल रट लें, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश शौर सैनी भाषा से हुआ है। उसके बाद में दोस्तों 13वां क्वेश्चन 2019 में आया था। देखिएगा, भारतीय आर्य भाषा विश्व के किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? ठीक है, अब देखेंगे इसका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, भारोपीय, यानी भारत और यूरोप दोनों ही भाषाओं की जो सम्मिलित भाषा है, मिक्स भाषा है, वही हमारी भारतीय आर्य भाषा का परिवार से संबंध रखती है, भारोपीय। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन होगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से बोली पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। तो पश्चिम के अंतर्गत कौन सी भाषा इनमें से नहीं बोली जाती, वो आपको बताना है। तो दोस्तों जो कन्नौज है हमारी, वो पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, कन्नौज। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, देखेंगे हड़ौती बोली किस जिले में बोली जाती है? तो दोस्तों हड़ौती जो बोली है हमारी, वो बूंदी के अंतर्गत बोली जाती है। हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, ये 4 जिलों के अंतर्गत हाड़ौती भाषा यानी बोली है वो बोली जाती है। तो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16वां, मानकीकरण के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? मानकीकरण के कथन में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिएगा, पहला है भाषा के मानकीकरण के लिए एक या समूह का संस्थान होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद में मानकीकरण से आप अपने आप में दूसरे रूपों में से बदलाव और अपनी तरह ढंग ढलने की मांग करता है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है। तो असत्य कथन, ये चारों ही हमारे असत्य कथन हो जाएंगे दोस्तों। उपयुक्त सभी, तो मानकीकरण केवल वर्तनी स्तर पर किया जाता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर 16वें में उपयुक्त सभी द आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिएगा 17वां क्वेश्चन, भाषा का मानकीकरण किया जाता है। तो दोस्तों भाषा का मानकीकरण होगा वो एक रूपता के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18वां, देखिएगा 48 का मानक रूप क्या होगा? 48 का मानक रूप क्या होगा? तो आपको हिंदी में क्लियर दिख रहा है कि जो 48 लिखा हुआ है वही इसका मानक रूप होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 19वां देखिए, खा रही हूँ को खाई रही हूँ किस भाषा में लिखा जाता है? यानी कि आपको हिंदी मानक शब्द दिया, वाक्य दिया है, खा रही हूँ, उसको खाई रही हूँ, खाई रही हूँ किस भाषा में लिखा जाता है? तो दोस्तों इसको जो लिखा जाता है वो है हमारी बागड़ी भाषा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन पहला। अब आपको यहाँ पर यह आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न है कुछ जो दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखें भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ कब से माना गया है? तो दोस्तों उत्तर होगा हमारा 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना गया था भारतीय आर्य सभ्यता का आरंभ। क्वेश्चन नंबर बी, हिंदी भाषा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप लोग, सेकंड,
हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषा मानी गई है, उनके नाम लिखना है। तो दोस्तों हिंदी भाषा के अंतर्गत पहली पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं सम्मिलित की गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2015 में आया था, बोली किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो किसी सीमित क्षेत्र की उस भाषा को बोली कहते हैं जो वहाँ के निवासियों की घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोले जाने वाली वह भाषा जो वहाँ के निवासियों के बोलचाल में उपयुक्त होती है, तो उसे हम भाषा कहते हैं, या बोली कहते हैं, सॉरी, बोली कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के नाम का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया था दोस्तों, 1819 के अंतर्गत 29 के अंतर्गत किया था। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंतर्गत किया था, जिसे राजस्थान के घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 5वां है, मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए किसका बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों इसमें भाषा का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारोपीय भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला देखिए कैटुम्ब वर्ग और दूसरा है शतम वर्ग। कैटुम्ब वर्ग के अंतर्गत जो भाषा है, तो देखिए इसमें ग्रीक है, इटालिक है, केल्टी, जर्मनी, हिती आदि। शतम वर्ग के अंतर्गत अर्मेनियम, अल्बानिया, फिजियन, भारत ईरानी भाषाएं शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, हिंदी भाषा विकास के कालखंडों को लिखना है। तो हिंदी भाषा के विकास के जो कालखंड है उनको 3 खंडों में बांटा गया था दोस्तों। पहला है हिंदी का आरंभ काल जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक था। दूसरा है हिंदी का मध्यकाल जिसे 1500 से लेकर के 1800 ईस्वी तक माना गया है। और तीसरा है हिंदी का आधुनिक काल जो 1800 ईस्वी से लेकर के आज तक का है, वर्तमान काल में जो चल रहा है उसे हिंदी का आधुनिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपभ्रंश के काल से लेकर आधुनिक काल तक स्वरों में होने वाले किन्हीं 2 परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अपभ्रंश काल में 8 स्वर थे, आधुनिक काल की परिभाषा में 2 स्वरों में वृद्धि हुई थी, ए और औ। ये ध्यान रखना है आपको, 8 स्वर थे अपभ्रंश काल में, लेकिन आधुनिक काल में 2 स्वर और बढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ए है और दूसरा औ है। दोस्तों ये दोनों ही याद रखने, इस तरह कुल मिलाकर के हमारे 10 स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, आपको बता रहे हैं। अपमानक वर्णों के प्रयोग होने वाली किन्हीं 4 भ्रांतियों के उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर ये भ्रांति दे रखी है, देखो अपमानक प्रयोग से भ्रांतियाँ हो जाती हैं, जैसे ख वर्ण को ख की, ध और घ वर्ण में भ्रांति मानी जाती है, ऐसा लगता है जाने ख को बोलने से ध और घ की आवाज़ निकलती हो। इसी प्रकार भ और मैं, भ में जो भयभट्टी होती है हमारी, उसमें मैं मछली की भ्रांति हो जाती है। इसको दूर करने के लिए मानक वर्ण लिखे गए हैं, ख भ ध और ण, ख भ ध और ण, ये 4 मानक वर्ण लिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, 2017 में आया है, मानक भाषा या आदर्श भाषा का तात्पर्य समझाइए। तो देखेंगे आप लोग क्या है इसका उत्तर, पढ़ेंगे मेरे साथ साथ दोहराते जाएं। किसी भाषा क्षेत्र के पढ़े लिखे और शिष्ट लोग विचार विनिमय, कार्य व्यवहार, शिक्षा, साहित्य, धर्म, राजनीति आदि में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस क्षेत्र की मानक भाषा आदर्श भाषा मानी जाती है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है, इसमें एक रूपता होती है, यही भाषा शिक्षा का माध्यम होती है। सामान्यतः इसमें पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, इसका विस्तृत क्षेत्र होता है। उस भाषा क्षेत्र के अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी इसी भाषा को सीखने और बोलने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा नीचे लिखे वर्णों का मानक रूप आपको लिखना है। तो यहाँ पर ध्य दिया गया है, उसको हम ध्य धनुष लिखते हैं। यहाँ पर आधा तय और पूरा रे लिखा गया है तो उसे हम ट्रे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क कबूतर और तय तराजू, यहाँ पर पूरा है तो उसको कत लिखा जाता है। तो देखिए ये मक्का है
और ये प्र है और ये श्रय है। तो आपको यहाँ पर मैंने इन वर्णों के मानक रूप प्रदर्शित किए हैं, आप लोग गौर से देखते जाएं। अगला क्वेश्चन 12वां, देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी के अंतर्गत दोस्तों 4 भाषाएं लिखी जाती है, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये 4 भाषाएं देवनागरी भाषा में लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो हूँ शब्द है उसको छू किस भाषा में लिखा जाता है? तो दोस्तों ये ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत बोला जाता है हूँ को छू। मैं जा रहा हूँ उदाहरण के लिए, तो उसको बोला जाएगा ढूंढाड़ी में मैं जा रहा छूं, तो हूँ को छू लिखा जाता है यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, सहायक क्रिया किसका बोध कराती है? तो दोस्तों सहायक क्रिया है वो काल और वचन का बोध कराती है। अगला क्वेश्चन 15वां है, मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों मारवाड़ी जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जिसका जो क्षेत्र होता है वो अलवर और भरतपुर तक फैला हुआ है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन, सही और असत्य, सत्य और असत्य के बारे में देखना है, उनके आगे चिन्ह लगाएं। भाषा के 3 रूप होते हैं, गलत, ये भी गलत है। भाषा की भारत की राजभाषा उर्दू है, तो ये भी गलत है, हिंदी है। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, आपकी मातृभाषा कौन सी है? तो हमारी मातृभाषा सब जानते हैं, बिल्कुल भूले भटके व्यक्ति भी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, पढ़ते जाएं आगे। भाषा क्या है स्पष्ट कीजिए। आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे, याद भी करते चलें। भाषा भाव, विचार और अनुभवों को व्यक्त करने का एक सांकेतिक साधन है। यह अनेक प्रकार से प्रकट किया जाता है, जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर, भौं आदि अंग प्रत्यंगों के संचालन द्वारा, वस्तु अथवा चित्र प्रदर्शन द्वारा, भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा और भिन्न भिन्न वाक् ध्वनि संकेतों के द्वारा। कह सकते हैं कि भाव प्रकाशन के इन सभी साधनों को भाषा कहते हैं। शास्त्रीय अर्थ की अगर बात करें तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। ये सीधी इसकी परिभाषा हो गई। शास्त्रीय अर्थ में अलग होती है, थोड़ा सा हटके, कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो भाषा की विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। पहली विशेषता, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त तथा स्थानांतरण कर सकता है। भाषा अभिव्यक्ति हेतु उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा के माध्यम से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। अगली विशेषता है कि भाषा के द्वारा मनुष्य ज्ञान संचय और प्रसारण व वर्धन करता है। अगली विशेषता है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अतः इससे समायोजन शक्ति का विकास होता है। अगली विशेषता है कि भाषा के द्वारा वातावरण अनुकूल रहता है, क्योंकि बालक की भाषा पर वातावरण का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, बोली क्या है, इसके बारे में आपको परिभाषा देनी है बोली की। तो देखेंगे आप लोग, उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने। डॉक्टर श्याम सुंदर ने लिखा है कि बोली से हमारा तात्पर्य उस घरेलू एवं बोलचाल की भाषा से है जो साहित्यिक नहीं होती और बोलने वालों के मुख पर ही रहती है। इस प्रकार बोली किसी स्थान क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा होती है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी इसकी परिभाषा बताई थी कि घरेलू बोलचाल की भाषा जो साहित्यिक नहीं होती है, वहाँ के स्थानीय लोगों के क्रियाकलापों के अंतर्गत बोली जाती है, वो बोली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, भाषा सीखकर मानव में कौन कौन सी विलक्षण क्षमताएं हासिल हो जाती हैं। तो देखिए उत्तर, मनुष्य के पास विचारों को अभिव्यक्त करने, तर्क के लिए रूपरेखा बनाने की और विश्लेषण करने की विलक्षण योग्यता भी होती है।
तर्क में चाहे विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे गणित हो या दर्शन, सभी में भाषा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखें, मानक भाषा के प्रमुख लक्षण लिखो अथवा उसकी विशेषता बताओ। तो मानक भाषा के प्रमुख लक्षण देखेंगे आप लोग। नंबर 1, मानक भाषा के अंतर्गत मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं। मानक भाषा व्याकरण की दृष्टि से सम्मत होती है, यानी व्याकरण सम्मत होती है। तीसरा पॉइंट है कि मानक भाषा उच्चारण एवं लेखन में अशुद्धियों से मुक्त होती है, बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध होती है, अशुद्धियाँ नहीं होती। क्वेश्चन अब पॉइंट नंबर 4, मानक भाषा अपने क्षेत्र में सर्वमान्य होती है तथा समाज व राज्य की अधिकृत भाषा होती है। पांचवा पॉइंट होगा, मानक भाषा के शब्द सरल और बहुप्रचलित होते हैं। मानक भाषा के जो शब्द होते हैं सबसे सरल होते हैं और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी होते हैं। अगला क्वेश्चन 2018 में आया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग कि हिंदी भाषा के विभिन्न वर्ग और उनकी कौन कौन सी बोलियां हैं, या हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 5 उपभाषाओं के वर्णन करना है। ये 2016 में पूछा गया था इस तरीके से, तो वही आंसर है इसका एक ही। तो देखते जाएं आप लोग। मैंने इसको आपको शॉर्ट में लघुत्रात्मक प्रश्न में बता दिया। अब लेकिन इनके अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषा हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पश्चिम हिंदी की बात करेंगे सबसे पहले। पश्चिम हिंदी में कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, समूह। इसका विकास शोरसेनी प्राकृत से विकसित शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ था। अगला है पूर्वी हिंदी, तो यह अर्धमागधी शोरसेनी अपभ्रंश से मिलकर इसका विकास हुआ है। उसके बाद में तीसरी है बिहारी, तो यह मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चौथी है राजस्थानी, शोरसेनी अपभ्रंश के उस रूप से जो राजस्थान में प्रचलित था, ये राजस्थानी वहाँ से विकसित हुई है। पांचवी है पहाड़ी, तो पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली ये उपभाषा शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये हमारी 5 हिंदी की उपभाषाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। अब देखेंगे बोली की परिभाषा, फिर से आपको एक बार देनी है और भाषा और बोली में अंतर भी स्पष्ट करना है। उत्तर होगा बोली की परिभाषा में, बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ और शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित एवं अन्य क्षेत्रीय रूपों में भिन्न होती है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ नहीं सकें। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं बोलने वालों के उच्चारण, रूप रचना, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह, मुहावरा आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती है। तो ये भाषा और बोली में अंतर हो गया दोस्त। बात करेंगे, अब परिभाषा हो गई। अब भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बोली का छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है, भाषा के अंतर्गत कई बोलियां बोली जाती हैं, भाषा बोली के अंतर्गत नहीं आती। समझ में आ गई? भाषा का क्षेत्र बड़ा है तो उसमें बोलियां बहुत होती हैं, लेकिन बोली में कोई भाषा नहीं होती। अगला पॉइंट है, बोली भाषा से ही उत्पन्न होती है। भाषा और बोली में माँ बेटी का संबंध है, यानी बोली उसकी बेटी है, भाषा उसकी माँ है। बोली का प्रयोग साधारणतः बोलचाल में किया जाता है, लोक साहित्य सृजन में किया जाता है, जबकि भाषा का परिनिष्ठित जो रूप होता है वो साहित्य, शिक्षा और शासन संबंधी कार्यों में व्यवहार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो जनसाधारण द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो बोली कहलाती है, और जब उसे व्याकरण की कसौटी पर परिमार्जित कर दिया जाता है तो वह भाषा कहलाती है। आ रही है समझ में? आप लोग मेरे साथ साथ बिल्कुल रटते जाएंगे, याद भी करें। वे कौन कौन से गुण हैं जो बच्चों को भाषा सीखने में मदद करते हैं? तो पहली बात होगी यहाँ पर असीमित जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चे के अंतर्गत। दूसरी बात कि स्वतंत्रता की ललक और उच्च पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, इच्छा का दमन नहीं करना चाहिए, और बच्चे के प्रति प्रत्येक बात को पहचानने की इच्छा भी जागृत होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता की ललक या फिर इच्छा। तीसरा पॉइंट है अनुसंधान और प्रयोग करने की वजह, अनुसंधान और प्रयोग करने की वजह। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथा है स्वयं कार्य करने की इच्छा। नवा क्वेश्चन देखेंगे आप, मानकीकरण के साधन
या फिर उपादान बताइए। तो मानकीकरण के लिए व्याकरण की महती आवश्यकता होती है। कोश, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों की भाषा। मानकीकरण के लिए आप व्याकरण, शब्दकोश, संचार माध्यम और हिंदी साहित्य आदि उपादानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजस्थान की कौन कौन सी बोलियां हैं? 2017 में आया था, आप याद करके जाए बिल्कुल 2021 के लिए भी। तो देखेंगे यहाँ पर पश्चिम राजस्थान के अंतर्गत ये मारवाड़ी, बीकानेरी, मेवाड़ी, शेखावाटी, सिरोही बोली जाती है। और इसका क्षेत्र विस्तार होगा दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और गोंडवाड़ी। उसके बाद है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। कौन सी भाषा है? अहिरवाटी और मेवाती भाषा। मध्य पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत ढूंढाड़ी, किशनगढ़ी और अजमेरी बोली जाती है, जो जयपुर, कोटा और बूंदी क्षेत्र होता है वहाँ। दक्षिण पूर्वी मारवाड़ी, तो ये मालवा के आसपास बोली जाती है, मालवा भाषा। उसके बाद में अगली है दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में, नीमाड़ के आसपास के क्षेत्र में, दक्षिण राजस्थान में वहाँ नीमाड़ी भाषा बोली जाती है। आ रही है समझ में? उसके बाद बात करते हैं हम मानकीकरण की क्या आवश्यकता है। 2016 में आया क्वेश्चन, आप रट लें। भाषा में एक रूपता लाने, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, सरलता लाने और भाषा में स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लगाने के लिए भाषा में मानकीकरण की आवश्यकता होती है। यदि भाषा के शब्दों का व्यक्तित्व अपने अपने दृष्टिकोण से प्रयोग करें तो अर्थ बोध में कठिनता हो जाएगी। उच्चारण, वर्तनी, शब्दावली, व्याकरण और वाक्य योजना को मानक रूप होना अनिवार्य है। भाषा को सरलता से समझने के लिए मानकीकरण आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखेंगे आप लोग क्या कह रहा है। हिंदी भाषा के मानकीकरण एवं प्रचार में केंद्रीय हिंदी विद्यालय जो निदेशालय है उसका योगदान क्या होगा? तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में बताएंगे केंद्रीय निदेशालय की संक्षिप्त टिप्पणी। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने काफ़ी काम किया है। निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना 1960 में हुई थी। यह निदेशालय देश विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं पर कार्य कर रहा है। हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनमें द्वितीय भाषा के रूप में पत्राचार में हिंदी पढ़ाने का काम भी करता है। विद्यार्थियों को सुविधा के लिए पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर, कैसेट टेप आदि तैयार भी करता है। हिंदी क्षेत्रों को ये नव हिंदी लेखकों के लिए व्याख्यानमाला, प्राध्यापक व्याख्यान यात्रा और साहित्य संगोष्ठियों का भी आयोजन करना, पुस्तक लेखन हेतु आर्थिक अनुदान देना, पुरस्कार देना, शब्दकोशों का प्रकाशन करवाना भी आदि कार्य करता है। कौन? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, बहुत ही निबंधात्मक है, इंपॉर्टेंट भी है, कभी एक बार भी नहीं आया अभी तक। इस बार आने के 99% क्या 100% चांस है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? तो पहली भाषा बात करेंगे मारवाड़ी, किस क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है? जोधपुर के आसपास बोली जाती है। इसमें कौन कौन सी उपबोलियां हैं? तो थली है, रटकी, माहेश्वरी, ओशवाली, बीकानेरी, नागौरी, गौड़वाड़ी भाषा। इसमें कौन कौन से श्रृंगार होते हैं? इसमें वीर रस और भक्ति रस के, भक्ति नीति के भंडार भी पाए जाते हैं। इसकी भाषागत विशेषता क्या होती है? ए और औ का उच्चारण तत्सम शब्दों में आई और अय औ सा होता है। प्राय च और छ का उच्चारण यहाँ पर छाछ, सास, चाय, पाए जैसे उदाहरणों से भी होता है। ठीक है दोस्तों, आप यही देख लें, ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर उदाहरण ही देने बस। कारण क्या है? जैसे हाकार का लोप हो जाता है तो रहियो, रयो, कुछ ऐसे जैसे उदाहरण आपको प्रस्तुत करने हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अब देखेंगे मेवाड़ी, दूसरी है। मेदपाट क्षेत्र की बोली को मेवाड़ी कहा जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में। और इसकी विशेषता क्या होगी? देखिए यहाँ पर ए और स्वर नहीं है। इसमें क्या होता है, जो आई होता है ना वो हमारा स्वर नहीं कहलाता है। इसमें ऊणने सर्वनाम के स्थान पर वाणी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाणी सर्वनाम का। ईश्वर का आगमन होता है, जैसे गियो, मिलियो, आगियो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से। अब अगला है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी में यहाँ पर ढूढ़ या टीले शब्द से ढूंढाड़ी शब्द बना है। इसमें जयपुरी और झाड़साई भी कहा जाता है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। तो देखिए बोली कहाँ जाती है, ये जो जयपुर, दौसा, अजमेर, किशनगढ़ और टोंक इन जिलों में बोली जाती है। इसको तोराबटी। अब इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है? तो तोराबटी, काठोड़ी, चौरासी, नागरचोल, रजवाड़ी, किशनगढ़ी, शाहपुरी और ये उपबोलियाँ हैं। ढूंढाड़ में संत दादू जी का साहित्य मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। संत दादू जी ढूंढाड़ शैली से संबंधित थे। अब इसकी विशेषता क्या होती है? छई, छू, छा, छे, छो, छी जो सहायक क्रिया होती हैं इसकी। भविष्य काल के लिए ला, लो, शिव, सी कृदंत का प्रयोग भी किया जाता है।
संज्ञाएं कारकों का प्रयोग होता है, अल्प प्राण की प्रवृत्ति मिलती है और है का यहाँ पर लोप हो जाता है। इसकी विशेषता है ये। उसके बाद में अगली है हमारी हाड़ौती। तो देखिएगा हाड़ौती हाड़ा राजपूतों के क्षेत्र में बोली जाती है। कौन कौन से क्षेत्र है वो? बूंदी है, झालावाड़, ये 2 जिले। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये 4 जिले हैं वैसे तो, लेकिन बूंदी और झालावाड़ को हाड़ौती में दिया जाता है प्रमुख रूप से। हाड़ौती क्षेत्र की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। हाड़ौती और ढूंढाड़ी में पर्याप्त समानता कुछ मिलती है, लेकिन हाड़ौती पर मेवाड़ी और मालवी का भी प्रभाव पड़ता है। ढूंढाड़ी के साथ साथ मालवी, मेवाड़ी और मालवी का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे आप लोग मेवाती भाषा क्या है। तो ये मेवात क्षेत्र की भाषा, अलवर इसका प्रमुख क्षेत्र है, भरतपुर भी इसके लपेट में आ जाता है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का सेतु है। राठी, महेड़ा, काठेड़ इसकी उपबोलियाँ हैं। अरभाटी को, जो अहिरभाटी है उसको मेवाती बोली ही माना जाता है, लेकिन अहिरभाटी जो बागरू और मेवात के मध्य में बोली जाती है। अब इसकी विशेषता देखिए, कर्मण संप्रदान में ने का प्रयोग किया जाता है, अपादान में तई का प्रयोग किया जाता है, कर्मकारक में लू एवं भूतकाल में हा, हो और ही सहायक क्रियाओं के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। महाप्राण ध्वनि में है में बदल जाता है। बागड़ी भाषा की बात करते हैं। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत। इसे हम बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर जो बोली जाती है उसे हम बागड़ी कहते हैं। इसकी विशेषता देखेंगे, च और छ का साथ होता है, से का है हो जाता है और था का हतो हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मालवी भाषा है। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश का मालवा है। क्षेत्र में इंदौर, भोपाल, भोजवाड़, रतलाम, झाबुआ, सीतामऊ, राजस्थान के मेवाड़ के कुछ भाग में बोली जाती है। इसकी नीमाड़ी, ठीक है दोस्तों, नीमाड़ी, उमड़वाड़ी, रतलामी, सोदवाड़ी उपबोलियाँ हैं। अब इसकी विशेषता देखेंगे, ए और औ का एक ओ उच्चारण होता है, ई, ऊ और ए ध्वनियाँ परस्पर परिवर्तित होती रहती हैं। डे का उच्चारण डे से ही होता है के स्थान पर ये और वह ध्वनि का प्रयोग होता है। बहुवचन बनाने के लिए होर, हेरो, होर का होरो हो जाता है और होन का प्रयोग भी किया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको कम्प्लीटली पेपर बताया है। तो दोस्तों आपकी यूनिट 1 फर्स्ट हो जाती है। आप लोग सेकेंड यूनिट के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली यूनिट के साथ में। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, इसी प्रकार के सभी पेपरों के लिए भी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।